Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Poor Soul Part 24 Chapter 116 संगीत एंड मेहंदी। अयान नैना के चेहरे को अपने हाथों में थाम उससे, वाइफी टेंशन मत लो। मेरे आंखों में, दिल में सिर्फ तुम हो। उद्धरण चिन्ह। नैना अयान के नोज पर अपनी नोज रब कर, ओ माई गॉड। आयु जब भी आप ऐसे फ्लटिंग है। नानू का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। पर आप अब अपनी बिजनेस पार्टी में जाओ, नानू को अब सोना है। उद्धरण चिन्ह। ओके जाता हूँ। अभी सो जाओ पर डिनर के टाइम उठ जाना और डिनर कर लेना। अयान उससे कहता है। फिर नैना अयान को सी ऑफ करती है। और खुद आज कोई नया रूप लेने का सोचती है। पर उसके दिमाग में एक तड़कता भड़कता आइडिया आता है। वो जादू से अपनी बॉडी एक लड़के जैसी करती है। उसका चेहरा अब भी सेम था। सिर्फ बाल लड़कों वाले थे, साथ ही उसकी जॉलाइन लड़कों की तरफ हो चुकी थी। फेस क्लीन शेव ही रखा था। फिर वो जाकर अयान के कपड़े पहन लेती है। उसने वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर पहना हुआ था। अपने आप हो मिरर में देख नैना फ्लाइंग किस कर, नानू ब्यूटीफुल तो है ही पर आज तो हैंडसम भी बहुत लग रही है। दुनिया में मेरे आयु के बाद मैं ही मोस्ट हैंडसम इंसान रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। फिर वो अपनी जगह अपनी परछाई को लिटा देती है। और उसे वार्निंग देते हुए, मैं जल्दी तो आ ही जाऊंगी। पर अगर आयु मुझे पहले आ गया तो तुम चुपचाप बाथरूम में रहना जब तक मैं ना आ जाऊं। उद्धरण चिन्ह। उसकी परछाई हाँ में सिर हिला देती है। फिर नैना मैजिक से स्टारशाइन होटल पहुंच जाती है। उस होटल के 10th फ्लोर पर एक प्राइवेट रूम में उसकी मीटिंग होने वाली थी देहरादून के सबसे बड़े मॉल के मैनेजर से। वो अंदर आती है। सामने उसे एक 27 साल की लड़की बैठी हुई दिखती है। वो लड़की देहरादून के सबसे बड़े मॉल रोज मॉल की मैनेजर है, जिसका नाम सारिका शुक्ला था। रोज मॉल की अलग अलग ब्रांचेज इंडिया से बहुत से स्टेट में है, पर हेड क्वार्टर देहरादून में है। वो नॉन इनोवेशंस के प्रोडक्ट अपने मॉल में चाहते हैं, जिसने बिजनेस वर्ल्ड में तहलका मचाया हुआ है। नैना कुछ सेकेक्टेड मॉल में ही अपने प्रोडक्ट देने वाली थी, जिससे उसे प्रोडक्ट की वैल्यू बनी रहे, वरना हर जगह जो चीज़ मिल जाती है उसकी इंपोर्टेंस काम होने लगती है, जो नैना बिल्कुल नहीं चाहेगी। इंडिया में टोटल 5 सबसे बड़े मॉल चैन हैं, जिनमें से एक ओबरॉय मॉल चैन है, एक राजपूत मॉल चैन, एक रोज मॉल चैन और 2 है। उसने राजपूत मॉल के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। अब वो सिर्फ एक और मॉल चैन के साथ काम करना चाहती थी, जिसकी मीटिंग के लिए वो वहां आई हुई थी। वो अंदर आकर सारिका से हाथ मिलाकर, हेलो मिस सारिका। उद्धरण चिन्ह। हेलो मिस्टर रायचंद। सारिका उससे हाथ मिलाकर। ये नैना के मम्मा का सरनेम का शादी से पहले। वो रूप बदल कर जब भी मीटिंग के जाती ये सरनेम ही उसे करती। कोष्टक। फिर दोनों बैठ जाते हैं। नैना सारिका को प्रेजेंटेशन देने कहती है, पर सारिका तो एक तक नैना के हैंडसम चेहरे को निहार रही थी। नैना उसके सामने चुटकी बजाती है, जिससे सारिका होश में आती है और प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है। वही अयान की बिजनेस पार्टी भी स्टारशाइन होटल में ही थी। उस होटल से हर फ्लोर पर एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें ऐसी बिजनेस पार्टीज आए दिन होती रहती है। अयान समर के साथ अंदर जाता है। उसके हॉल में एंटर करते ही वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। सब नजरें उस पर टिकी हुई थी, और सब उसके बारे में बात करने लगते हैं। वहां एक लड़कियों का ग्रुप खड़ा था। उनमें से एक लड़की अयान को देखते हुए, मैंने तो सुना था कि आज पार्टी में मिस्टर असर आने वाले हैं, पर मुझे लगा नहीं था ये सच है। उद्धरण चिन्ह। दूसरी लड़की, मुझे भी ये खबर मिली थी, इसलिए मैं अपने पापा से जिद कर उनके साथ आई। उद्धरण चिन्ह। मैंने तो पार्टी में आने से पहले सपा में गई थी, जिससे मेरे चेहरे पर ग्लो आ जाए, जिससे मैं मिस्टर असर के सामने जाऊं तो वो मुझे देख मेरी खूबसूरती ने खो जाए। तीसरी लड़की अपनी खूबसूरती का बखान करते हुए अयान को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाने का ख्वाब देखते हुए बोली। पहली लड़की उस तीसरी लड़की का मजाक उड़ाते हुए, ऐसे सपने मत देखो। मिस्टर असर के पीछे बॉलीवुड और हॉलीवुड की सारी एक्ट्रेस फिदा है, पर वो किसी को भी भाव नहीं देते, तो तुम उनसे कुछ खास नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। तीसरी लड़की को ये सुन बहुत इंसल्टेड फील होता है। तभी दूसरी लड़की, पर जैसे नोवेल में होता है रिच सेओ को नॉर्मल लड़की से प्यार, वैसा शायद यहाँ भी हो। उद्धरण चिन्ह। सपने देखना बंद कर दो। मिस्टर असर अपने लेवल की लड़की से भी शादी करेंगे। पहली लड़की बोली।
वही अयान सभी की बातों से बेखबर पार्टी में आता है और उसके पापा के क्लासमेट मिस्टर भाटिया के पास जाता है। मिस्टर भाटिया अयान को देख उससे, मिस्टर असर आप मेरे बुलाने पर पार्टी में आए ये देख मुझे बहुत खुशी हुई। उद्धरण चिन्ह। अयान को कोई भी एक नाम या सरनेम से नहीं बुलाता था बिजनेस वर्ल्ड में। उसे सब असर ही कहते थे। मैं वहां सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था। बस इसलिए यहाँ कुछ देर टाइम पास करने आया हूँ। अयान का स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब सुन मिस्टर भाटिया शर्मिंदा हो जाते हैं। पर अयान हमेशा से ऐसा ही था। वो कुछ भी बोलने से पहले सोचता नहीं था। अयान को जब जब कोई अकेला देखता उससे बातें करने आ जाता क्योंकि सभी को अयान के साथ बिजनेस रिलेशन बनाना था। पर सिर्फ आदमी ही उसके पास बास्ट्रीन करने जा रहे थे, लड़कियां नहीं। वो इसलिए क्योंकि अयान के गले पर जो लव बाइट था वो सारी लड़कियों की नजरों में आ चुका था। कोई उसके पास बात करने नहीं जा रहा था। पर एक लड़की जो कब से अयान पर नजरें गड़ाए हुए थे, वो अयान की तरफ बढ़ने लगती है। और अयान के पास पहुंच उससे, हेलो मिस्टर असर, मैं सायली साहनी, साहनी ग्रुप के चेयरमैन की बेटी। उद्धरण चिन्ह। सायली की अपना हाथ आगे बढ़ाया हुआ था अयान से हाथ मिलाने के लिए, पर अयान तो उसकी तरफ देखता तक नहीं, जिससे सायली को शर्मिंदगी महसूस होती है। वो अपना हाथ पीछे खींचती है। उसे लग रहा था सभी ये देख उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जो सच भी है। वो हार न मानते हुए अयान से, मिस्टर असर मैं न आपके सारे इंटरव्यू पढ़ती हूँ, आप मेरे आइडल हो। मैं आपकी तरह बिजनेस करना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अब उसे पूरा भरोसा था अयान उसे कोई न कोई जवाब जरूर देगा। पर अयान का ध्यान उस पर था ही नहीं। अयान बोर होने की वजह से उस विला के सीसीटीवी फोटोज में नैना को सोते हुए निहार रहा था। सायली को ये देख बहुत गुस्सा आता है। उसे कोई कभी इग्नोर नहीं करता था। वो अयान से थोड़ी ऊंची आवाज में, मिस्टर असर। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज सुन अयान स्क्रीन से नजरें हटाकर उसे घूर कर देखता है, जिससे सायली डर जाती है। पर थोड़ी हिम्मत कर उनसे, मिस्टर असर मैं न आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। उद्धरण चिन्ह। मैं कोई फिल्म स्टार हूँ जो तुम मेरी फैन हो। अयान उसे कोल्डली देख, सायली को उसकी नजरों से अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस होने लगती है। सायली अब हकलाने लगती है। वो उससे, मेरा मतलब वो नहीं था। उद्धरण चिन्ह। अयान उसकी बात में बीच ही वहां से चला जाता है। वही संगीत और मेहंदी के लिए हॉल सज चुका। आर्टिफिशियल फ्लावर और कलरफुल लाइटिंग से वहां का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। वहां सोसाइटी की औरतें और अंशुल और सोना के रिलेटिव वहां बैठ ढोलक बजाते हुए मंगल गीत गा रही थी। आज अंशुल और सोना कोइंसिडेंटली एक साथ अंदर आते हैं। अंशुल के बगल में अंशी थी, वही सोना के बगल में हनी। अंशी ने ड्यूल कलर लहंगा पहना हुआ था। हनी ने पेस्टल कलर का कुर्ता और वाइट पजामा। सोना ने पेस्टल मल्टी कलर लहंगा पहना था। वही अंशुल ने लेवेंडर कलर का कुर्ता और वाइट पजामा पहना था। सोना और अंशुल आकर जो चेयर उनके लिए थी उस पर आकर बैठ जाते हैं। मेहंदी आती है। पहले अंशुल और सोना दोनों को शगुन की मेहंदी लगती है। फिर मेहंदी वाली आकर सोना को मेहंदी लगाने लगती है। सोना को मेहंदी लग रही थी। तभी अंशी हॉल में बीच में आती है और गाना बजने लगता है। ये भी ना जाने वो भी ना जाने नैनों के रंग, नैना जाने मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा। हवा में होके मलंग, जग की कोई रीत ना जाने मैं तो बस तेरी हुई दीवानी मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा। हवा में होके मलंग, मैं छोड़ आई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना, यह पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना, मैं छोड़ आई घर बार मेरा ओ मखना। अंशी इस गाने पर बहुत ही प्यारा डांस करती है, जिससे वहां का माहौल पूरा संगीत वाला हो जाता है। अंशी अपना डांस पूरा कर हनी से, हनी क्या तुम अपनी बहन के संगीत में नाचने नहीं वाले। उद्धरण चिन्ह। हनी दुखी था, पर वो अपने चेहरे नहीं आने देता। और एक स्माइल के साथ, बिल्कुल नहीं। मेरा डांस तो आपसे भी बहुत अच्छा होगा, देखना है। उद्धरण चिन्ह। हाँ क्यों नहीं, दिखाओ हमें भी। कितना दम है लड़की वालों में। और ये कहकर अंशी एक साइड में आती है। हनी हॉल के बीच में आता है। हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे जुल्फों के नीचे गर्दन पे, सुबह हो शाम मिलती रहे सौंधी सी हंसी तेरी, खिलती रहे, मिलती रहे पीली धूप पहन के तुम, देखो बाग में मत जाना भंवरे तुमको सब छेड़ेंगे, फूलों में मत जाना मध्यम मध्यम हंस दे फिर से सोना सोना फिर से हंस दे ताजा गिरे पत्ते की तरह,
सब लॉन पर लेटे हुए 7 रंग हैं बहारों के, एक अदा में लपेटे हुए सावन भादों सारे तुझसे मौसम मौसम हंसते रहना मध्यम मध्यम हंसते रहना। साथिया साथिया। उसका डांस बहुत एनर्जेटिक था। उसके डांस के बाद सभी जोरदार तालियां बजाते हैं। अब अंशी सोना के पास उसकी मेहंदी देखने आती है। मेहंदी वाली सोना के उसके होने वाले पति का नाम पूछती है। तब अंशी उससे, अंशुल नाम है, उद्धरण चिन्ह। वो लड़की हाँ में सिर हिलाकर नाम लिखने लगती है। अंशी सोना के पास बैठकर, क्या यार अपने संगीत में एक डांस तो बनता है ना तेरा। उद्धरण चिन्ह। सोना उससे, पर मैं मेहंदी के साथ कैसे डांस करूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना तो मैं जानती हूं कि तो ये आराम से कर लेगी। अब चल नो ड्रामा। और ये कहकर वो उसे हॉल के बीच लेकर आती है। और गाना बजने लगता है। सोना को न चाहते हुए भी डांस करना पड़ता है। वो लंदन ठुमक दा सॉन्ग पर डांस कर रही थी। तभी अंशी अंशुल को भी हॉल के बीच लेकर आती है। दोनों साथ में डांस कर रहे थे पर सोना अंशुल को एक नज़र देख भी नहीं रही थी। गाने के एंडिंग तक सभी साथ में डांस कर रहे थे। गाना खत्म होने के बाद डिनर करने के लिए सभी बैठ जाते हैं। हनी आकार सोना को खाना खिलाता है। होने के चेहरे पर उदासी देख सोना उससे, उदास क्यों हो इतने हनी। उद्धरण चिन्ह। कुछ नहीं दीदी। हनी उसे अपने दिल की बात बताकर उदास नहीं करना चाहता था। अब तू अपनी बहन से बातें छुपाने लगा है। सोना ये घूरते हुए। पर हनी कुछ नहीं कहता। वो उसे खाना खिलाने के बाद वापस जाने वाला था तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे फ़ोन पर जाता है। वो उसे इग्नोर कर जाने वाला था। तभी उस फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। कॉलर आईडी नेम देख हनी जल्दी से उस फ़ोन के पास जाता है। उसे हाथ में लेकर देखता है। ये उसका ही फ़ोन था। उस पर निहाल का कॉल आ रहा था। वो कॉल उठाकर ऐसे कोने में जाता है जहां कोई उनकी बात न सुन पाए। हेलो। उद्धरण चिन्ह। क्या बातें होगी निहाल हनी के बीच। सायली करेगी पार्टी में कुछ कांड। और क्या होगा नैना के मीटिंग का रिजल्ट। चैप्टर 117। नैना को पता चला शादी के बारे में। हनी जब अपने आसपास देख श्योर होता है को कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा वो कॉल उठाता है और हेलो कहता है। सामने से निहाल की आवाज आती है, हाय हनी। फाइनली तुमने मेरा फोन उठाया, कितने दिन से ट्राई कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतने दिनों बाद निहाल की आवाज सुन हनी इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उससे, पापा ने मेरा फोन ले लिया था। फिर सोना दीदी की शादी पापा इतनी जल्दबाजी में करवा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। निहाल हनी के फैमिली मेंबर को जानता था। वो ये सुन हैरान हो जाता है कि सोना की शादी हो रही है। और वो इसके पीछे का कारण समझ भी सकता। वो उससे, सॉरी मुझे तुम्हें उस गार्डन। इसके आगे वो कुछ कहता उससे पहले हनी उससे, नहीं तुम्हारी गलती नहीं है। ये मेरी नासमझी की वजह से हुआ है। जिसकी सजा सोना दी को मिल रही है। उद्धरण चिन्ह। निहाल कुछ कहता उससे पहले हनी की नज़र अपने पापा पर जाती है। जो वहां कुछ ढूंढ रहे थे। ये देख हनी समझ जाता है वो उसका फोन ही ढूंढ रहे होंगे। वो निहाल की बात बिना सुने कॉल कट करता है। और उसके पापा का वहां से जाने का इंतजार करता है। उसे पापा कहीं जाते तो नहीं पर कोई उनसे बात करने लगता है। हनी उनका ध्यान कहीं और देख जल्दी से जाकर चुपके से फोन वापस टेबल पर रख देता है। और वहां से चला जाता है। सोना के पापा उस आदमी से बात करने के बाद उस फोन को लेकर अपने घर चले जाते हैं। वहीं नैना की मीटिंग खत्म होती है। वो मिस सारिका से हैंड शेक कर, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। आप इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिए। मुंबई पहुंच अपने सीईओ साइन करवा लूंगा। और जल्द से जल्द आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सारिका हाँ में सिर हिलाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। और उसकी तरफ बढ़ाकर, इट वॉज अ प्लेजेंट मीटिंग विद यू। पर क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है, जिससे अगर बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी रिजॉल्व हो पाए। उद्धरण चिन्ह। अब भाई होती होगी अयान पर करोड़ों लड़कियां फिदा पर आज का नैना का लुक था कि इतना किले कि कोई भी लड़की आज उसे देख दिल हार बैठ सकती थी। वही हुआ सारिका के साथ। इसलिए उसने उसका पर्सनल नंबर पर मैं उसे माना करते हुए, सॉरी मिस मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर नहीं कर सकता हूँ। हमारे किसी भी क्लाइंट या पार्टनर के साथ ये कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है। अगर आपको प्रोडक्ट्स में कभी भी कोई खराब मिले तो उसी नंबर पर कांटेक्ट करिएगा जिस पर आपने पहले कांटेक्ट किया था। एंड इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू। नाउ आई विल हैव लीव। उद्धरण चिन्ह।
सारिका के पास कुछ और नहीं था कहने के लिए, इसलिए वो उसे जाने से नहीं रुकती। दोनों साथ में उस प्राइवेट रूम से निकल जाते हैं। दोनों एक ही लिफ्ट में थे, पर अचानक से नैना को अर्जेंटली वॉशरूम जाना पड़ता है, तो वो बीच में ही लिफ्ट से उतर जाती है और जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाती है। वो जैसे ही लेडीज वॉशरूम खोलती तभी कोई लड़की वॉशरूम से बाहर आकर उससे, एक्सक्यूज मी मिस्टर जेंट्स वॉशरूम सामने है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नैना को अपनी गलती रियलाइज होती है। वो शर्मिंदा महसूस हुए उससे, ओह आई एम रियली सॉरी। उद्धरण चिन्ह। और वहां से निकल जल्दी जेंट्स वॉशरूम के गेट के पास जाती है, पर उसे ओपन करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाती, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था जब उसे जेंट्स वॉशरूम में जाना पड़ रहा था। वो खुद को कोसने लगती है, नानू क्या जरूरत थी इतना जूस पीने की, हाँ माना कि वो बहुत टेस्टी था पर इतना ही पीने की जरूरत थी। उद्धरण चिन्ह। फिर वो बहुत हिम्मत कर वॉशरूम का दरवाजा खोल अंदर जाती है और बिना सिर उठाए वो डायरेक्ट एक वॉशरूम केबिन में घुस जाती है। वो बाहर हाथ धोने लगती है, तभी उसे अपने सतह खड़े दो आदमियों की बात सुनाई देती है। पहला आदमी हाथ धोते हुए, मिस्टर अक्ष आपने आप मिस्टर असर को देखा, जितना सुना था कि वो हैंडसम है उससे ज्यादा वो हैंडसम है रियल लाइफ में, साथ ही उनका ऑरा भी कितना स्ट्रांग है। उद्धरण चिन्ह। सही कहा, मैंने सिर्फ कुछ सेकंड उनके साथ बात की, पर बहुत अच्छा लगा उनसे बात कर। पर तुम्हारी बात सच है, दुनिया में शायद ही कोई आदमी होगा जो उनकी हैंडसमनेस के लेवल को मैच कर पाए। मिस्टर अक्ष ये कहते हुए अपने बगल में खड़े मिस्टर दक्ष को देखते हैं, जिनकी नज़र उनके बगल के खड़े आदमी और थी। वो भी उस पर देखते हैं, और नैना की देख उन्हें अपनी कही बात पर डाउन होने लगता है, क्योंकि अभी उन्होंने कहा था शायद ही कोई असर के हैंडसमनेस के लेवल को मैच कर पाए। और उनके सामने आकर वो आदमी अब खड़ा हो गया, जो अयान के जितना ही हैंडसम था। नैना को अपने आयु और बहुत ही प्राउड फील हो रहा था उनकी बात सुन। वो अपने हाथ पोंछ वॉशरूम से बाहर जाती है। वो बाहर आती है और लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। लिफ्ट के पास पहुंच लिफ्ट का बटन दबाती है। लिफ्ट जैसे ही उसके फ्लो पर पहुंचती है और डोर ओपन होता है, उसका फोन रिंग करने लग जाता है और उसका ध्यान फोन की तरफ चला जाता है, और फोन में देखते हुए वो लिफ्ट में घुसती है और बिना देखे घुसने की वजह से वो किसी चीज से टकरा जाती है, और जैसे ही गिरती कोई उसका हाथ पकड़ उसे बचा लेता है। वो अपने सामने देखती है, वहां अयान खड़ा था। उसे देख वो हैरान हो जाती है। अभी उसने अयान के बारे में सुना और जाना वो इसी होटल में है, और वो उसके सामने अभी आ गया। नैना जल्दी से खड़ी होती है और अयान को थैंक यू कहती है और जाकर एक कोने में खड़ी हो जाती है। समर उसे घूर कर देख रहा था, जिसका कारण नैना समझ रही थी कि समर को उस पर शक हो गया है। पर असल में समर नैना को घूर अपने मन में उसे कोसते हुए कह रहा था, मुझे लगा था अयान भाई के बाद सबसे हैंडसम इस दुनिया में मैं ही हूँ, पर इसे देख लगता है भगवान से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और इस दुष्ट इंसान को धरती पर भेज दिया। उद्धरण चिन्ह। समर ने उस हैंडसम लड़के यानी नैना को तब तक कोसा जब तक वो ग्राउंड फ्लोर न पहुंच गए, और अब इसे कोइंसिडेंस कहो या भगवान की साजिश की। नैना और अयान की कार भी एक दूसरे के बगल में पार्क थी। ये देख समर उसे और कोसने लगता है। नैना को आज पहली बार अयान के सतह सतह चलते हुए घबराहट हो रही थी, ये सोच कि अयान उसे पहचान न ले, अयान उससे पहले घर न पहुंच जाए। समर पहले अयान के लिए गेट खोलता है और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठता है। वही उसके कार स्टार्ट करने से पहले नैना उसकी बगल से अपनी कार फुल स्पीड में पार्किंग लॉट से बाहर लेकर जाती है। समर ये देख, लगता है भगवान ने सिर्फ इसे अच्छी शक्ल ही दी है, मेरा जैसा स्मार्ट दिमाग नहीं। उद्धरण चिन्ह। और ये सब अपने मन में सोचते हुए उसके चेहरे पर एक टेडी स्माइल आ जाती है। अयान उसे अचानक से मुस्कुराते देख, तुमने क्या पार्टी में ज्यादा ड्रिंक कर ली है, जो ऐसे पागलों की तरफ अकेले मुस्कुरा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। अयान की आवाज सुन समर अपने होश में आकर जल्दी से कार ड्राइव कर पार्किंग लॉट से बाहर आता है। नैना एक जंगल वाले एरिया में पहुंच अपनी कार को पहले गायब करती है और खुद जल्दी जादू से अपने बाथरूम में पहुंच जाती है और अपनी छाया को गायब कर खुद एक अच्छा शावर लेती है और बाथरोब पहन बाहर आती है। तभी अयान भी अपने रूम में एंटर करता है, और एंटर करते ही वो नैना को अपने सामने बाथरोब में देखना उसने एक्सेप्ट नहीं किया था।
उसे लगा था वो सो चुकी होगी। वो उससे, वाइफी अभी शावर क्यों लिया, कितनी ठंडी है यहाँ पर। उद्धरण चिन्ह। आयु ठंड की वजह से ही नानू हॉट चॉकलेट पी रही थी। पर अचानक से मग नानू के हाथ से छूट गया और हॉट चॉकलेट नानू पर गिर गया। इसलिए नानू शावर लेने है थी। नैना पाउट कर, और ये सच भी है, नैना ने जब अपनी छाया को बुलाया था तब वो हॉट चॉकलेट ही पी रही थी। और उनसे जा उसे अचानक से बुलाया तब उससे खुद पर हॉट चॉकलेट गिर गया था। ठीक है, पर अब जाकर जल्दी से कोड़े पहनो वरना ठंड लग जाएगी। अयान के कहने पर नैना जाकर कपड़े पहनती है। वही अयान भी जाकर शावर लेता है। फिर दोनों बेड पर लेट जाते हैं। नैना अयान पर लेटे हुए उसकी चेस्ट पर उंगली घूंट हुए उससे, आयु आप तो पार्टी से इतनी जल्दी कैसे आ गए। मैंने मूवीज में देखा है बिजनेस पार्टीज मिडनाइट तक चलती है। उद्धरण चिन्ह। हाँ ऐसा ही होता है। पर मेरा मन वहां अपनी वाइफ के बिना नहीं लग रहा था। इसलिए जल्दी वापस आ गया। अयान को आदत हो चुकी थी नैना से चीजी लवी दवी बातें करने की। वही नैना इस बार भी शर्मा जाती है। वो अयान के चेस्ट पर हल्के से मार, आयु आपको कितनी बार मन किया है मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। उद्धरण चिन्ह। अयान हल्का का मुस्कुराते हुए, वाइफी मुझे एक बात समझ नहीं आती। तुम रोमांस करते हुए उतनी बोल्ड रहती हो पर मेरी बातें से शर्मा जाती हो। उद्धरण चिन्ह। वो तो नानू को भी नहीं पता ऐसा क्यों होता है, इसलिए अब आप शांति से सो जाए और नानू को भी सोने दीजिए। नैना क्यूट गुस्से वाला अयान को घूरती है। और फिर अपनी आंखें बंद कर सो जाती है। कुछ ही देर में दोनों सो चुके थे। अगली सुबह आज वो लोग एक और मंदिर में दर्शन कर वापस निकलने वाले थे। आज नैना के छुट्टी का लास्ट दिन था। वो आफ्टरनून 12 की फ्लाइट से वापस जाने वाले थे। वो लोग मंदिर से दर्शन कर बाहर आते हैं। तभी नैना को निहाल का कॉल आता है। नैना उसका कॉल उठाती है और उससे कहती है, गुड मॉर्निंग पार्टनर। सुबह सुबह कॉल कैसे। उद्धरण चिन्ह। गुड मॉर्निंग पार्टनर, और कल की मीटिंग में क्या हुआ तुमने बताया नहीं। जब इसलिए कॉल किया, निहाल अभी आपके घर पर ही था। कुछ देर में ऑफिस जाने वाला था। नैना एक एक कर उसे मीटिंग सारी बातें बताती है। और उससे, इन प्रोडक्ट से तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है हमें और मैंने न्यू कंपनी का प्लान सोच लिया है, जल्दी डिस्कस करते हैं। और कुछ। उद्धरण चिन्ह। निहाल हिचकिचाते हुए, हाँ वो मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। क्या तुम फ्री हो। उद्धरण चिन्ह। नैना अब वहां अकेली ही बैठी हुई थी। उसने समर और अयान को अपने लिए टेस्टी लोकल ब्रेकफास्ट लेने भेजा था। सुशांत उसके पास ही था उसके प्रोटेक्शन के लिए। पर नैना को जब कॉल आया तो सुशांत भी कॉल का बहाना बनाकर उठ उससे थोड़ा दूर चला गया। जिससे नैना को कॉल पर बात करने के लिए प्राइवेसी मिल जाए। वो समझता था सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। नैना ने उसे जान के लिए नहीं कहा पर वो इतना समझता था। नैना उससे, जाना कहो पार्टनर क्या हुआ। कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर है। उद्धरण चिन्ह। वही है पर वो नहीं है। निहाल कहता है। जिसे सुन नैन को कुछ समझ नहीं आता है वो उससे, कि कह रहे हो निहाल मुझे कुछ समझ नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। निहाल अब उसे सराय बात बताता है। उसका हनी से बात करना, मिलना, हनी का उसे प्रपोज करना, उसका उसे इग्नोर करना, और जो मार्केट मेयर गार्डन में हुआ बताने के बाद कल कॉल कर हुई बात बताता है। सारी बातें सुन नैना के हैरानी का ठिकाना नहीं रहता है। निहाल इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो। नैना हल्के गुस्से में उससे, सॉरी, पर मुझे लगा था मैं संभाल लूंगा सब। पर सब बिगड़ गया। हम दोनों के चक्कर में सोना की लाइफ बदलने वाली है। उसकी शादी हो रही है उसके मर्जी के खिलाफ। प्लीज आकर ये शादी रोक दो। मैं जानता हूं तुम ये कर लोगी। प्लीज। निहाल जानता था नैना ही वही इंसान है जो किसी के भी डिसीजन को पलट सकती है। और बगड़ी हुई सिचुएशन को संभाल सकती है। नैना एक गहरी सांस लेकर निहाल से, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी वापस आ रही हूँ। पर उसे पहल मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारे जवाब पर मैं अपना एक्शन लूंगी। क्या तुम भी हनी को लेकर कुछ फील करते हो। उद्धरण चिन्ह। निहाल ये सवाल सुन शांत हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। इतने दिनों से उसे हनी की फिक्र हो रही थी। साथ ही दिन रात उसके ख्याल ही उसे आते हैं। उसके साथ बिताए हुए पल उसे अपने सोने में दिखते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था। ये सब क्यों हो रहा था। नैना उसे शांत देख उसे थोड़ा प्रेशराइज करते हुए, अगर तुमने कुछ जवाब नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि तुम उसके लिए कुछ नहीं फील करते हो।
और मैं उसके डैड को समझकर उसे फॉरेन पढ़ाई करने के लिए भेज दूंगी। उद्धरण चिन्ह। नैना की बात सुन निहाल जल्दी से, नहीं मैं हनी के लिए कुछ फील करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नैना के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वही निहाल को रियलाइज होता है उसने अभी क्या कहा, वो अपने सिर पर खुद को थपली मारता है। नैना उससे, मुझे मेरा जवाब मिल गया। तुम टेंशन फ्री रहो, मैं कुछ करती हूँ। और निहाल के कुछ कहने से पहले ही वो कॉल रख देती है। अयान और समर ब्रेकफास्ट लेकर आ जाते हैं। उस मंदिर के पास ही छोटा का बहुत ही प्यारा गार्डन था। चारों में जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं। वही मुंबई में शादी के लिए उन्होंने एक दूसरा हॉल बुक किया था। सोना के पापा, अंशुल के पापा और कुछ रिलेटिव्स वहां का डेकोरेशन देख रहे थे। सोना के पापा डेकोरेशन देखते हुए कहीं खोए हुए थे। उन्होंने कल हनी को वापस टेबल पर फोन रखते हुए नोटिस कर लिया था। वो उसी के ख्याल में घूम थे। और ये बात अंशी के पापा नोटिस करते हैं। और उनके पास आकर उनके कंधे पर हाथ रख उससे, होने वाले समधी जी कहाँ खोए हुए हैं। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि लड़के वालों को कितना दहेज देना होगा। तो उसकी टेंशन मत लीजिए, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल रहा है। एक प्यारी सी होनहार बहू और कुछ नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अंशुल के पापा इस वक्त बहुत खुश थी, आखिर उनके बेटे की शादी है आज। क्या सोना के पापा बताएंगे हनी के बारे में उनको? क्या नैना रोक पाएगी इस शादी को? चैप्टर 118 शादी। अंशुल के पापा मजाक कर रहे थे, पर फिर भी सोना के पापा को न मुस्कुराते देख उनसे, परवेज अब क्यों टेंशन में लग रहा है तू? सब ठीक है अभी। आज सोना की शादी हो जाएगी, फिर उस पर कोई खतरा भी नहीं होगा। और हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी आज। उद्धरण चिन्ह। सोना के पापा उनसे, नहीं मैं वो हनी। हाँ यार पता है कि हनी पे भी खतरा हो सकता है। लेकिन वो अभी छोटा है। उसके लिए हम कोई उपाय ढूंढ लेंगे। नहीं तो कोई अच्छी लड़की। तू इतनी टेंशन मत लिया कर, वरना मुझसे पहले जल्दी ही बूढ़ा हो जाएगा, फिर अपने नाती पोते के लिए घोड़ा कैसे बनेगा? हाँ। सोना के पापा की बात बीच से काट वो मजाक करते हैं, उनका मूड ठीक करने के लिए। पर सोना के पापा कुछ देर चुप रह बोले, मुझे तुझे कुछ बताना है। यार मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती और रिश्ते में कभी किसी बात से दरार आए। लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं। उद्धरण चिन्ह। अरे एक ही मुंह है तेरा, उसी से बोल मेरे यार, अब और कहीं से तो नहीं बोलेगा ना? वो आज खुश था, आखिर किस इंसान का सपना नहीं होता फ्यूचर में अपने बच्चों की शादी कराने का, और इसलिए काफी मजाक भी कर रहे हैं। यार तू समझ, मैं कुछ सीरियस बता कर रहा हूँ, पर तू मजाक कर रहा है। सोना के पापा इस बार बहुत ही सीरियस आवाज में बोले। अच्छा चल अब नहीं करता मजाक, बता क्या बात है। वो उन्हें सीरियस देख खुद भी सीरियस हो जाते हैं। सोना के पापा वहां बहुत सारे लोगों को देख, यहाँ नहीं अंदर चल, बोल। वो उन्हें कमरे में ले जाते हैं। इस हॉल में कुछ रूम भी थे, जहां लोग तैयार होकर डायरेक्ट हॉल में आ सके, इसलिए रूम में पहुंच सोना के पापा उन्हें हनी के बारे में बताते हैं। सारी बात सुन वो सोना के पापा से, परवेज कहीं तू सिर्फ इसी कारण सोना की शादी तो नहीं करवा रहा है न? उद्धरण चिन्ह। नहीं यार पंडित जी वाले बात सच में। वहां तब सिर्फ मैं, मेरे मम्मी पापा थे। तू उनसे भी पूछ सकता है। सोना के पापा बोले। नहीं यार उसकी जरूरत नहीं है। और हनी के बारे में हम बाद में कुछ सोचते हैं। फिलहाल तेरी एक लौटी बेटी की शादी है, उस पर ध्यान दे। अंशुल के पापा की बात सुन सोना के पापा अपना मूड सही करते हैं और बाहर आकर डेकोरेशन देखने लगते हैं। जब वो देखते हैं सब तैयार है, जो घर जाते हैं और तैयार होते हैं। सोना अपने रूम में तैयार बैठी थी। उसने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था, सिर पर माथा पत्ती, नाक में नाथ, ब्राइडल नेकलेस, मैचिंग ईयरिंग, हाथ में मेहंदी का रंग डाक आया हुआ था। साथ ही हाथ में चूड़ा भी था, साथ ही रिंग से अटैच चूड़ी दोनों हाथ में। पैरों में पायल पहनाई हुई थी उसे। वो पूरी तरह से तैयार थी। उसकी मम्मा कमरे में आकर, बेटा चल हमें पहले वेन्यू में जाना है, बारात भी निकलने वाली है। सोना हाँ में सिर हिलाकर उठती है और उनके साथ घर से निकल लगती है, पर उससे पहले पूरे घर को भीगी पलकों के साथ देखती है। आज ये घर उसके लिए पराया होने वाला था और एक नए घर में जाकर उसे अपना बनाना था। वो फाइनली घर से बाहर आती है और एक कार में बैठ जाती है। वो कार उन्हें लेकर वेन्यू पहुंच जाती है और सोना की मम्मी उसे एक रूम में बिठा देती है। वही अंशुल तैयार था, साथ ही उसके घर वाले।
वेन्यू घर से ज्यादा दूर नहीं था तो वो लोग पैदल ही जाने वाली है। बिल्कुल जैसे रियल बारात निकलती है। बैंड बाजे के साथ बिल्कुल वैसे। अंशुल तैयार था गोल्डन शेरवानी में। उसे घोड़ी पर बिठाया जाता है और बारात निकल पड़ती है। बैंड बाजे और अंशी, उसकी कुछ कजिन, सोसाइटी की औरतें और कुछ लड़कियां। ऐसे ही बारात वेन्यू पर पहुंचती है। उन्हें फूलों का हार पहनाया जाता है। वही सोना की मम्मी अंशुल की आरती उतारती है, उसे टिक्का लगाती है और फिर उसका नाक पकड़ अंदर लाती है। कमेंट में बता किस किस वहां ये नाक पकड़ लाने वाली रस्म होती है। कोष्टक। जैसे ही सोना की मम्मी उसका नाक छोड़ती है, अंशुल उनसे, आंटी इतनी जोर से कोई नाक खींचता है, देखो नाक और लाल हो गया है, अब शादी की फोटो में मेरा नाक लाल आएगा। उद्धरण चिन्ह। अब आंटी नहीं सासू माँ हूँ आपकी दामाद जी, और ये रस्म है हमारे वहाँ की। सोना की आंटी के कहने पर वहां खड़ी कुछ औरतें हंसती हैं। अंशुल फिर मंडप में जाकर बैठ जाता है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद वो सोना की मम्मी से, अब वधू हो बुला लीजिए वरमाला के लिए। उद्धरण चिन्ह। सोना की मम्मी उसकी कुछ कजिन के साथ उसे लेने जाती है। जैसे ही सोना रूम से बाहर आते हैं, गाना बजने लगता है। सोना की नजरें आज भी नीची ही थी, पर अंशुल आज भी उसे देख खो चुका था। सोना उसके बगल में आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि पंडित जी ने वरमाला के लिए से खड़े होने कहा था। अंशी वरमाला की थाल लेकर आती है। अंशुल और सोना एक एक वरमाला लेते हैं। अब दोनों को उठाने के लिए कोई था तो नहीं, इसलिए वरमाला बिना किसी मस्ती मजाक के सिंपली हो जाती है। वही नैना फ्लाइट में बैठी हुई थी और बेसब्री से लैंडिंग का वेट कर रही थी। क्या सही टाइम पर पहुंच नैना शादी रोक लेगी। चैप्टर 119। शादी संपन्न हुई। नैना फ्लाइट में बैठ बहुत ही ज्यादा बेसब्र थी। अयान उसे ये देख, क्या हुआ वाइफी, इतनी इम्पेशेंट क्यों लग रही हो तुम। उद्धरण चिन्ह। आयु आप तो जानते हो न, नानू देहरादून पर जाने वक्त कितनी एक्साइटेड थी, तो अब वापस जाते वक्त भी नानू एक्साइटेड होगी ही ना। नैना स्माइल कर अयान से कहती है। वो अभी अयान को सच नहीं बता सकती थी। वो उससे पूछता भी किसने बताया। वो अब झूठ बोलती तो बाद में कभी न कभी उसके झूठ का भांडा फूट ही जाता, इसलिए वो अभी सच छुपाना ज्यादा बेहतर समझती है। अयान कुछ कहता नहीं, बस नैना के एक्सप्रेशन पर गौर करता है और वो समझ जाता है नैना कुछ तो उससे छुपा रही है। पर अगर नैना उसे कुछ बताना बंद चाहती तो वो भी उसे फोर्स नहीं करेगा। वही वरमाला के बाद पंडित जी गठबंधन के लिए दूल्हे की बहन को बुलाते हैं। अंशी मंडप में आकर गठबंधन करती है। फिर कन्यादान के लिए फिर सोना के मम्मी पापा आकर कन्यादान करते हैं। फिर पंडित जी उन दोनों से, अब दुल्हा दुल्हन फेरों के लिए खड़े हो जाए। अंशुल खड़ा होता है और अंशी आकर सोना की हेल्प करती है खड़ी होने में। फिर फेरे स्टार्ट होती है। वही नैना का प्लेन लैंड होता है। उन्हें लेने कार आ गई थी। वो कार में बैठते तभी नैना अयान से, आयु नानू को अर्जेंटली कहीं जाना है, आप घर जाओ, नानू टैक्सी लेकर चली जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अयान उसे रोक, कहाँ जाना है तुम्हें, कहो कार में छोड़ दूंगा तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। आयु अभी नहीं बता सकती आपको, पर घर आकर आपको मैं पक्का बता दूंगी, अभी नानू को जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। और फिर वो वहां से चली जाती है। अयान समर से, तुम उसके पीछे जाओ। उद्धरण चिन्ह। और खुद सुशांत प्रिंस के साथ वहां से घर के लिए निकल जाता है। नैना पहले अंशी को कॉल करती है, पर शादी की वजह से उसका फोन साइलेंट पर था। नैना 2 से 3 बार ट्राई करती है, पर जब वो नहीं उठाती तो नैना निहाल को कॉल कर उससे, तुम्हें पता है शादी कहाँ हो रही है। उद्धरण चिन्ह। वहां मैंने पता करवाया था कि उनकी शादी मैरिज हॉल में हो रही है। निहाल उसे बताता है। उसकी बात सुन नैना उससे, अभी हो रही है। उद्धरण चिन्ह। हाँ। निहाल की बात सुन नैना उससे, मुझे जल्दी एड्रेस सेंड करो। उद्धरण चिन्ह। फिर वो कॉल कट कर एक टैक्सी रोकती है और निहाल के सेंड किए हुए एड्रेस पर चलने कहती है ड्राइवर से। नैना टैक्सी वाले को पैसे देकर हॉल के अंदर जाती है और हॉल के अंदर आते ही वो देखती है कि अंशुल सोना की मांग में सिंदूर भर रहा था। वो ये देख अपने मन में, ओ शिट, मैं तो लेट हो गई हूँ। और उसकी नज़र सोना के चेहरे पर जाती है। सोना का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे वो बहुत रोई हो, सतह ही उसकी आंखों में उदासी और खालीपन था। नैना को ये देख बहुत ही बुरा लगता है।
पंडित जी फिर उनसे, अब विवाह संपन्न हुआ। आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लो अपनी नई जिंदगी के लिए। दोनों उठ पहले पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं, फिर अंशी के दादा दादी का, और फिर सोना के दादा दादी का, फिर अंशुल के मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते हैं। अंशुल के पापा सोना के सिर पर हाथ फेर, सोना बेटा मुझे अपना पापा ही समझना और तुम मेरे लिए अंशी जैसी ही थी, हो और हमेशा रहोगी। उद्धरण चिन्ह। अंशुल की मम्मी उसे गले लगाकर, बच्चा आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा से चाहती थी तुम हमारे साथ रही और आज ये बात पूरी भी हो गई। उद्धरण चिन्ह। अंशी सोना को गले लगाकर, वेलकम टू और फैमिली भाभी कम बेस्ट फ्रेंड। सोना इस पर भी कोई रिएक्शन नहीं देती। फिर वो सोना के मम्मी पापा के पैर छूते हैं। फिर नैना आगे आते हुए, अरे यार मैं तो अपनी दोस्त की शादी में लेट हो गई। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज सुन सबका ध्यान उस तरफ जाता है। नैना ने इस वक्त लॉन्ग कुर्ती पहनी हुई थी, जो सिंपल थी पर उस पर अच्छी लग रही थी। वो सोना के पास आकर उसे गले लगाकर, कॉन्ग्रेचुलेशंस सोना। अंशुल को गले लगाकर, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो। उद्धरण चिन्ह। फिर वो उन दोनों से, यार मेरी शादी में आए गए, पर मुझे बुलाया तक नहीं शादी का खाना खिलाने। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन सभी हंस देते हैं। वही सोना के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। अब शादी हो चुकी थी, सोना रूम में आराम करने जाने वाली थी, क्योंकि विदाई का मुहूर्त कुछ देर बाद का था। नैना जब देखती है सोना रूम में अकेली है, तो वो उसके पास जाती है और उसके पास बैठ उससे पूछती है, सोना क्या तुम इस शादी से खुश हो? उद्धरण चिन्ह। सोना से ये पहली बार किसी ने पूछा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नैना को गले लगाकर रोने लगती है। नैना उसे रोते देख जवाब समझ जाती है। वो उसे शांत करवाती हैं और फिर जाकर अंशुल और सोना के फैमिली मेंबर को उस रूम में लेकर आती है। उनके आते ही नैना सोना के पापा से सवाल करती है, अंकल मुझे सच सच बताए, आपको सोना पे भरोसा नहीं है या आपको आपके दिए हुए संस्कारों पे भरोसा नहीं है? उद्धरण चिन्ह। नैना का सवाल सुन सभी हैरान थे। सोना उसे रोकने की कोशिश करती है, पर नैना उसकी नहीं सुनती। सोना के पापा नैना से, ये कैसी बात कर रही हो तुम बेटा? सोना मेरी बेटी है, मुझे उस पे पूरा भरोसा है। तो क्यों आपने शादी से पहले एक बार भी सोना की मर्जी जानने की कोशिश नहीं की? क्यों आपने हनी की छोटी सी बात की वजह से सोना के साथ अन्याय किया? ये सब बहुत ही एग्रेशन के साथ बोलती है। अंशुओं के पापा उसे समझाने के लिए आगे आते हैं, पर नैना उन्हें हाथ दिखा सोना के पापा से, क्यों अंकल क्यों? इसका मतलब आपको अपने ही बच्चों पे, अपनी परवरिश पे, अपने संस्कारों पर भरोसा नहीं है आपको? आपको क्या लगता है आपने ये बहुत अच्छा काम किया है? नहीं, आपने जो किया है उससे आपने अपनी बच्ची का जीवन खराब कर दिया है। शादी जो हर लड़की का सपना होता है, हर लड़की की सबसे खूबसूरत याद होती है, उसे आपने उसकी लाइफ की सबसे बुरी याद बना दिया है, जिसे याद कर वो पूरी जिंदगी रोएगी, दुखी होगी और आपको कोसेगी। उद्धरण चिन्ह। सोना के पापा इसके आगे कुछ नहीं सुनना चाहते थे। वो उस पर चिल्लाते हुए, बस नैना बस, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ हनी की बात से मैंने सोना की शादी करवाई है? अरे बाप हूं मैं उसका, मेरा दिल का टुकड़ा है वो। जब सोना की मम्मी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी तब मन्नतें मांगी थी मैंने कि मुझे लड़की देना भगवान। सोना की शादी इतनी जल्दबाजी में इसलिए की क्योंकि सोना हनी की कुंडली के एक दोष है। वो दोष ये है कि 21 साल के होने के एक महीने में उनका गला रूंध जाता है। पर कुछ सेकंड रुक आगे बोले, जान को खतरा है उनकी, और जिसका सिर्फ एक उपाय है, उनकी शादी। क्योंकि पति पत्नी के ऊपर एक दूसरे के ग्रहों का असर पड़ता है। लेकिन मैं इस बारे में भूल चुका था। लेकिन 4-5 दिन पहले मुझे वो पंडित जी मिले और उन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा और कहा कि मुझे जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि काल का प्रभाव शुरू हो चुका है। और मैं बहुत टेंशन में था इस बात से, क्योंकि उसके कुछ दिन पहले ही सोना एक गाड़ी के सामने आने से बची थी और एक बार वेटर हीटिंग रोड में करनी आ गया था और वो ब्लास्ट हो गई। वो तो सोना थोड़ी सी दूर थी, वरना कुछ भी हो सकता था। और इसलिए मैं उस गार्डन में गया था। उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी, जहां सोना और हनी को मैं बचपन में ले जाता था, और वही मुझे हनी मिला। उसके अगले दिन ही सोना सीढ़ियों से गिर गई और इसलिए मैंने जल्द से जल्द सोना की शादी का डिसीजन लिया। मैं बाप हूँ उसका।
यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनमें सबसे ज्यादा प्यार सोना से मैं करता हूँ। जिगर का टुकड़ा है वो मेरी। उसकी लाइफ के लिए कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लूंगा मैं। बोलते हुए वो नीचे बैठ गए और रोने लगे। सभी उनकी बात सुन और उन्हें देख इमोशनल हो गए थे। सोना की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। अंशी के पापा सोना के पापा के कंधे हटाए रख थपथपाते हैं और उसे शांत होने कहते हैं। कुछ देर रोने के बाद वो खुद को संभाल सोना के सामने आकर उसके सामने बैठ उसके हाथ अपने हाथों में पकड़ बोले, सोना मेरी बच्ची, अगर तुझे भी लगता है मैंने कुछ गलत किया है तो जो चाहे सजा मुझे दे दे, लेकिन मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। क्योंकि मैंने जो किया अपनी बच्ची के लिए किया, उसकी सलामती के लिए किया है। लेकिन फिर भी तुझे मैं गलत लगता हूँ तो मैं हाथ जोड़ माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दे। बोलते हुए हाथ जोड़ने लगते हैं। जिसे देख सोना जल्दी से उनसे रोक उन्हें खड़ा करती है और उनसे बोली, नहीं पापा, आप मुझसे माफी मत मांगो। इनफैक्ट माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने आपको गलत समझा, आपने कुछ गलत नहीं किया है। आपको सिर्फ मेरी चिंता है। फिर सोना उन्हें गले लगा लेती है। नैना जो उनकी बात सुन रही थी, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसने सिर्फ एक तरफ की स्टोरी सुन सोना के पापा से ऐसे बात की, वो उनके सामने जाकर अपने कान पकड़ उनसे, सॉरी अंकल, मुझे आपसे ऐसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने पूरी बात बिना जाने ऐसे रूडली और डिसरिस्पेक्टफुली बात की। उद्धरण चिन्ह। सोना के पापा उससे अलग होकर नैना के कान छुड़वाते हुए, इट्स ऑक। नैना बेटा, अच्छा लगा मुझे जान के कि मेरी बेटी के इतने अच्छे दोस्त है जो उसके लिए सोचते हैं। थैंक यू फॉर दैट। उद्धरण चिन्ह। अरे नहीं अंकल, थैंक यू कैसा। सोना दोस्त है मेरी और उसके लिए कुछ भी। फिर 2 सेकंड का पोज लेके, वैसे अंकल इसका मतलब आपको हनी की फीलिंग से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। वो सख्त आवाज में बोले, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। इनफैक्ट अब से हनी का बाहर आना जाना बंद है। वो सिर्फ घर से स्कूल जाएगा और घर से स्कूल, जिसमें भी स्कूल में छोड़ूंगा, और घर लेने उसकी मम्मी जाएगी। उसके अलावा मैं अभी से ही लड़की देखना भी शुरू कर दूंगा और जैसे ही कोई लड़की, अच्छी लड़की मिलेगी उससे सगाई कराकर 3 से 4 साल बाद शादी करा दूंगा इसकी। उद्धरण चिन्ह। वही ये सुन हनी का चेहरा उतार गया। लेकिन क्यों अंकल? नैना उनसे फिर सवाल करती है, कारण जानने के लिए कि क्यों वो तैयार नहीं है। इसलिए बेटा, अगर उसे कोई लड़की पसंद होती, योग मैं सोचता भी उसे एक लड़का पसंद है। और ये गलत है, तुमने सोचा भी है बेटा समाज क्या कहेगा हमारे बारे में, उसके बारे में? वो तो बच्चा है, उससे इन सब चीजों की समझ नहीं है। सोना के पापा की बात सुन वहां सोना की मम्मी, अंशुल की मम्मी, अंशी और अंशुल हैरान हो जाते हैं। समर भी उस रूम में था। वो उनकी बातें सुन रहा था। वही मयंक और मनीषा के बीच सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड चल रही थी उस दिन से। मनीषा उनके साथ ब्रेकफास्ट पर रेस्टोरेंट में जाती और डायरेक्ट रात को ही वापस आती। दोनों के बीच बिल्कुल बातें नहीं हो रही थी। उन्होंने फ्रेंड्स बन रहने का डिसाइड किया था, पर अभी कोई भी एक दूसरे से बात शुरू करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्या होगी मयंक और मनीषा के बीच बातें? क्या कुछ आगे बढ़ेगा उनका रिश्ता? चैप्टर 120। नैना को आया बुरा सपना, मयंक को हुई गलतफहमी। अंकल ये क्या बोल रहे हैं आप? जिस समाज के लिए 0.4 लोगों की खुशी के लिए अपने बेटी की खुशियां छीन रहे हैं, और कौन है वो 4 लोग? आपके अपने भी हैं नहीं? आपके अपने होंगे तो आपको समझेंगे, 4 बातें नहीं सुनाएंगे। और अंकल ये समाज तो है ही दोगला। उन्होंने तो आदत है लोगों को जज करने की बिना उसके बारे में जाने। आप उनके लिए 1000 चीजें कर लो, ये कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आपसे गलती हुई ये आपको सुनाने आ जाएंगे। ये किसी का सगा नहीं होता है। आज अंशुल सोना की शादी आप लोगों ने कराई है, आज ही वो 4 लोग बाहर बैठ कुछ न कुछ कह रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। ये दोनों हमेशा से साथ पढ़े लिखे हैं। जरूर आपस में चक्कर चल रहा होगा। पहली औरत बोली। उसकी बात पर दूसरी औरत, अरे मुझे तो लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। कोई ऊंच नीच हो गई होगी तभी तो इतनी जल्दबाजी में शादी की है, वरना ऐसी भी क्या जल्दी शादी करवाने की। उद्धरण चिन्ह। तीसरी औरत मुंह बनाकर, बिल्कुल सही बोला आपने। वैसे भी मुझे तो लड़की के लक्षण कभी सही नहीं लगते थे। रात रात भर बाहर घूमती थी उस लड़के के साथ। चौथी औरत टॉन्ट मरते हुए, अरे मैं तो अपनी बेटी से कहती थी कि सोना जैसी बनो। कितनी अच्छी है, पढ़ाई लिखाई में कितने बड़े कॉलेज में एडमिशन हुआ है।
अब हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे अब करे सोना जैसा, कर ले प्यार हमारा मुंह तो बंद अब। उद्धरण चिन्ह। पहली औरत, अरे अगर पढ़ाई लिखाई में अच्छे होने के बाद बड़े कॉलेज में पढ़ने से लड़की ऐसे प्यार व्यार के चक्कर में पड़ती हो तो हमारे बच्चे छोटे कॉलेज में ही अच्छी हैं। दूसरी औरत इस पर, हाँ वैसे हमें क्या, हम तो मटर पनीर खाते हैं। हाँ बहन जी आपने जलेबी ली। एक औरत बोली, अरे नहीं वो भी है। एक और हैरान होकर, हाँ रुको अभी मंगवाती हुए बबलू उधर आ जाके हम चारों के लिए जलेबी लेकर आ और हाँ साथ में गुलाब जामुन भी ले आना और चाशनी निचोड़ के मत लाना अच्छे से चाशनी में डूबा हुआ लाना। उद्धरण चिन्ह। तीसरी औरत उस लड़की से, और बबलू ये डब्बा के इसमें जलेबी गुलाब जामुन और काजू कतली भर के ले आना। फिर बाकी औरतों से, वो क्या है न मैं बाबू की कोचिंग है न तो वो नहीं आया बहू मन लगा के पढ़ाई करता है बस इसलिए उसके लिए साथ ले जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सब नैना ये एक्टिंग और अलग अलग आवाज निकल कहती है, जिससे सभी वो सीन अपनी आंखों के सामने इमेजिन कर पा रहे थे। वही इतने सीरियस माहौल में भी नैना की बात से समर को हंसी आ जाती है, जिसे सुन अंशी समर के पैर पर अपना पैर मरती है और उसे आंख दिखाकर चुप रहने का इशारा करती है। नैना आगे सोना के पापा से, अंकल हनी ने प्यार किया है और प्यार करना गाकय नहीं है और न वो इतना छोटा है कि ये सब न समझे। अंकल प्यार तो प्यार होता है वो न रंग रूप देखता है न उम्र न लड़का लड़की, ये तो बस हो जाता है और वैसे भी अपने कल हनी की शादी किसी और से कर दी तो भी वो खुश नहीं रह पाएगा और जब खुद खुश नहीं रहेगा तो अपनी पार्टनर को कैसे रखेगा। आप इस तरह तीन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, हनी की, उस लड़की की और निहाल की। उद्धरण चिन्ह। सभी सोना के पापा की तरफ देख रहे थे उनका जवाब क्या होगा ये सुनने को। वही सोना के पापा इस बात से सोच में पड़ चुके थे। नैना ये देख उनसे, जानती हूँ आपके लिए ये बहुत शॉकिंग है, आप कुछ टाइम ले पर ऐसा कुछ मत करना कि हनी या किसी की लाइफ पर बुरा इफेक्ट हो। और अभी चलकर शादी का खाना खाते हैं, फिर सोना की विदाई भी तो करनी है। उद्धरण चिन्ह। नैना इन पर ज्यादा ही प्रेशर नहीं बनाना चाहती थी, उन्हें कुछ टाइम देना चाहती थी। सभी एक एक कर बाहर जाते हैं। वही सोना के पापा हनी को उसका फोन वापस देते हैं और बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। सभी को ये देख लगता है शायद वो कुछ टाइम बाद मान जाएगी। वही नैना खाना लेती है और साथ ही समर भी, दोनों एक ही टेबल पर बैठे हुए थे। नैना समर से, भाई आप मेरे पीछे क्यों आए। उद्धरण चिन्ह। समर खाना खाते हुए, अयान भाई ने भेजा था, उन्हें माना कैसे करना, और तुम्हारी एक्टिंग बड़ी लाजवाब थी, तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। नैना इस पर स्माइल करती है और फिर वो वहां से चले जाते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट से डायरेक्ट आए थे और अयान की भी सारी रिपोर्ट देनी थी। घर पहुंच नैना अपने रूम में जाती है और नैना को एक एक बात बताती है। वही मयंक, सूर्या, रोहित और रोहन बहुत टाइम स्पेंड करने के लिए वो मॉल के गेमिंग जोन में आया हुआ था। तभी उसकी नज़र वही किसी पर जाती है। वहां मनीषा वरुण के साथ खेल रही थी और जैसे ही उसने देखा कि वरुण ने उसे हरा दिया तो वो उस पर चढ़ उसे मार रही थी। बाकी तीनों का भी ध्यान उसकी तरफ जाता है। रोहित ये देख, ये तो मनीषा है ना। उद्धरण चिन्ह। हाँ वही है, लगता है उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड है। रोहन जैसे ही बॉयफ्रेंड कहता है। मयंक को ये सुन अपने दिल में कुछ महसूस होता है, जलन जैसा कुछ, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। वो लोग भी खेलने लगते हैं, फिर फूड कोर्ट में खाने जाते हैं और कोइंसिडेंटली मनीषा और वरुण भी वही थे। मयंक की नज़र खाते हुए उन पर ही थी। जब मनीषा जैसे ही चीज़ पिज्जा खाती है, उसके होठों पर चीज़ लग जाता है, जिसे देख वरुण एक टिश्यू उठाकर उसके होठ पोंछ, अभी तक तुझे ढंग से खाना तक नहीं आता पर पता नहीं कैसे एशिया की बेस्ट शेफ बन गई तू। उद्धरण चिन्ह। ये इन मनीषा पाउट कर उससे, आप इतनी अच्छी अच्छी ज्वेलरीज बनाते हैं पर अब तक आप अपने लिए ज्वेलरी पहनने वाली नहीं ढूंढ पाए। उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही दोनों के बीच क्यूट सी भाई बहन वाली नोक झोंक शुरू हो गई। पर ये सीन देख मयंक की मुट्ठियां कस गई। वो अपनी जगह से खड़ा होकर, गाइस मुझे एक काम याद आ गया है, मुझे जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। और वो वहां से निकल जाता है। तीनों उसे आवाज लगाते रह जाते हैं, पर वो वहां से बिना कुछ सुने निकल जाता है और अपनी कार में बैठ वहां से निकल जाता है। उसके माइंड में सिर्फ एक बात ही घूम रही थी, मनीषा का बॉयफ्रेंड।
ये याद कर उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि मनीषा की उसकी मॉम की तरह है। वो बहुत ही रैश ड्राइविंग कर रहा है। उसे होश ही नहीं था। दुनिया में उसे सिर्फ एक लौटी चीज से नफरत थी, वो थी धोखाबाज लड़कियां। उसने सोचा था कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इसमें तो ऐसा कुछ भी होगा, पर नहीं। वो रास्ते पर कार दौड़ाता जा रहा था। नैना इस वक्त शांति से बैठी हुई थी, कुछ सोच रही थी। तभी उसकी आंखें लग जाती है। उसे एक सपना आता है। वो इस वक्त परी लोक में थी। इतने वक्त बाद खुद को अपने असली घर लौट आई थी। वो अपने परी लोक में थी। उसे सामने अपनी माँ रानी परी दिखती है। वो जाकर उनके गले कसकर लग जाती है। रानी परी उससे, मेरा बच्ची कब से इंतजार कर रही थी, तुम्हारी माँ तुम्हारी। इतनी देर क्यों लग गई तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। माँ वो इसके आगे कुछ कहती उससे पहले परी लोक पर अंधेरा छाने लगता है। वो ये देख हैरान होकर, माँ ये क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। अपने आसपास देख जब वो वापस अपनी माँ को देखती हैं, जो एक काला धुआं बन गया हो रही थी। वो उन्हें रोकते हुए, माँ माँ आप कहाँ जा रही है? माँ। उद्धरण चिन्ह। वो रोने लगती है और अपने माँ को लगातार पुकारे जा रही थी। अयान को स्टडी रूम में बैठे हुए बेचैनी होने लगती है। वो उठ जल्दी से अपने रूम की तरफ जाता है और रूम का दरवाजा खोल अंदर जाकर देखता है। नैना नींद में माँ पुकारते हुए बहुत बुरी तरह से रो रही थी। अयान जल्दी से उसके पास जाकर उसको अपनी बाहों में भर उसकी पीठ सहलाते हुए, शांत वाइफी शांत, देखो मैं यही हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज सुन नैना की आंखें खुलती है और अयान को कसकर पकड़, आयु माँ, आयु नानू की मम्मी उन्हें छोड़ के चली गई। उद्धरण चिन्ह। वाइफी रिलैक्स, वो सिर्फ एक बुरा सपना है, शांत देखो, तुम्हारे पास हम सब है ना। अयान उसे शांत करवाने लगता है। धीरे धीरे नैना रिलैक्स हो जाती है, पर उसका दिल नहीं। पता नहीं उसका दिल क्यों अब भी किसी वजह से घबरा रहा था। वही अब सोना की विदाई होने वाली थी। सोना सबसे पहले अपने दादा दादी के पास जाती है और उसने गले मिलती है और फिर अपने पापा के गले लग रोने लगती है। उसके पापा भी रो रहे थे। सोना के पापा उससे, बेटा मैंने जल्दबाजी में तुम्हारी शादी करवा दी, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कभी तुम्हारा मन ही घर आन हो तो एक बार भी सोचना मत आ जाना। उद्धरण चिन्ह। सोना हाँ में सिर हिलाती है, फिर अपने मम्मी के गले लग जाती है। उसकी अपनी भी उसे बहुत सारी बातें कहती है। फिर वो हनी के सामने जाती है, जो अपने आंसू रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। सोना उससे, अब तो तू खुश होगा। हमेशा से तुझे शिकायत थी कि मेरी वजह से मम्मी पापा तुझे ज्यादा प्यार नहीं करते। अब जा रही हूं मैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी ये बात हनी अपने आंसू नहीं रोक पाता और सोना के गले लग रोने लगता है। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लग कुछ देर रोते हैं। फिर सोना की मम्मी दोनों को अलग करती है। फिर सोना अंशुल के साथ जाकर कार में बैठ जाती है। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। अंशुल ये देख उसकी तरफ अपना हैंडकरचीफ बढ़ा देता है। सोना वो ले लेती है और अपने आंसू पोंछती है उससे। कार उनकी सोसाइटी पहुंचती है। फिर वो लोग उनकी अंशुल के घर की तरफ बढ़ जाते हैं। दरवाजा खुला था और अंशुल की मॉम आरती की थाल लिए खड़ी थी। अंशुल की मॉम दोनों की आरती उतारती है और फिर अंशी दरवाजे की चौखट पर चावल से भरा कलश रखती है। सोना उसे गिराकर अल्टे की थाल में अपने पैर रखती है और सामने रखे वाइट कपड़े पर चलते हुए अंदर आती है। फिर वो उनके घर में जो छोटा सा भगवान का मंदिर में जाकर वहां आरती करते हैं। सोना उन सभी के फिर एक बार पैर छूती है। अंशुल की मॉम उसे, बेटा अब जाकर कपड़े चेंज कर लो। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि सोना ऑलरेडी बहुत थकी हुई थी, इसलिए वो डायरेक्ट अंशुल के रूम में आती है। वहां उसका बैग ऑलरेडी रखा हुआ था। वो उसमें से एक साड़ी निकालती है। अब भाई ससुराल में पहले दिन साड़ी पहननी होती है, ये उसकी मम्मी ने कहा था, इसलिए वो शॉवर लेकर साड़ी पहन लेती है। हाथों में चूड़ा अब भी था उसके। बाहर आकर वो वापस अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। वही अंशुल अंशी के रूम में शावर लेकर कपड़े चेंज कर आ चुका था। मयंक अपनी कार एक बार के सामने रोकता है और अंदर जाकर बार काउंटर पर बैठ ड्रिंक ऑर्डर करता है। कैसा होगा शादी के बाद अंशुल और सोना के बीच रिश्ता?